ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, आज का इस वीडियो में मैं प्रोडक्ट कॉस्टिंग के बारे में बात करने जा रहा हूं। प्रोडक्ट कॉस्टिंग मतलब क्या? प्रोडक्ट की कॉस्टिंग। प्रोडक्ट मतलब क्या? जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होने वाला है उसकी कॉस्टिंग। अभी प्रोडक्ट में कौन कौन से पार्ट चीजें आएंगी दोस्तों? प्रोडक्ट में सभी तरह के गुड्स आएंगे। 1 to 99 चैप्टर जो है कस्टम्स टैरिफ में का, उसमें 99 चैप्टर सर्विसेज का है। बाकी 1 to 98 चैप्टर्स जो है ये रिलेट करते हैं गुड्स से। तो 1 to 98 चैप्टर्स में जितने भी टाइप्स के गुड्स आते हैं, जिसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं है गवर्नमेंट का, जिसमें बैन नहीं है, ऐसे प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम जो बात करने जा रहे हैं मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर की अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल मर्चेंट एक्सपोर्टर की बात करने जा रहे हैं। जो भी मर्चेंट एक्सपोर्टर इंडिया से दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं या फिर दुनिया से और दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं, उनके लिए एक प्रॉब्लम आता है दोस्तों। क्या आता है प्रॉब्लम? उनके लिए प्रोडक्ट कॉस्टिंग का प्रॉब्लम आता है। क्यों प्रॉब्लम आता है दोस्तों? क्योंकि उनको कॉस्टिंग मालूम नहीं होती है। किस तरह से कॉस्टिंग करना ये मालूम नहीं होता है। और अगर ये मालूम नहीं है दोस्तों कि कॉस्टिंग करना ही मालूम नहीं है, तो आप बाकी आगे कैसे जा सकेंगे दोस्तों? आप एक्सपोर्ट कर सकेंगे क्या? नहीं कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। सही है दोस्तों। अगर आप नहीं कर सकेंगे दोस्तों, तो आपको क्या हो जाएगा? आपका ऑब्जेक्टिव फेल हो जाएगा। आपका ऑब्जेक्टिव फेल नहीं होने देना है ना दोस्तों। अगर फेल नहीं होने देना है और आपको सही ढंग से एक्सपोर्ट करना है, सही ढंग से ग्लोबल एक्सपोर्टर बनना है, सही ढंग से ग्लोबल और सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना है, तो हम यहाँ पे बैठे हुए दोस्तों, हम आपको प्रॉपरली गाइड करने वाले हैं कि किस तरह से प्रोडक्ट कॉस्टिंग किया जाता है और किस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी उसमें ऐड की जाती है, किस तरह से बॉन्ड दिया जाता है, किस तरह से क्रेडिट लिया जाता है, किस तरह से ये बाकी सारी कॉस्ट इसमें ऐड की जाती है। चलो समझते हैं दोस्तों। करेक्ट? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें जो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर की बात नहीं कर रहे हम, आप ध्यान रखिए कि मैन्युफैक्चरिंग के अलावा मर्चेंट एक्सपोर्टर की बात कर रहे हैं। तो मर्चेंट एक्सपोर्टर जब भी कोई प्रोडक्ट उसको ऑर्डर मिलता है या नहीं मिलता है, तो इनिशियल स्टेज में वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करके सप्लायर के पास जाता है और सप्लायर से कोटेशन लेना चाहता है। जब वो कोटेशन लेना चाहता है तो उसको ये प्रोडक्ट का ये जो कॉस्टिंग है उसका सामना करना पड़ता है। तो सपोज एक मर्चेंट एक्सपोर्टर है, वो नोटबुक एक्सपोर्ट करना चाहता है। तो नोटबुक एक्सपोर्ट करने के लिए वो मैन्युफैक्चरर जो है नोटबुक्स वाले, उनके पास चला गया। हम सपोज करते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं कि वो नवनीत पब्लिकेशन के पास चला गया कोटेशंस के लिए। उन्होंने इतना एक फुल कंटेनर हमें भेजना है नोटबुक्स, अलग अलग साइज के नोटबुक्स, तो आप हमें कोड दीजिए। अकॉर्डिंगली कोटेशन नवनीत पब्लिकेशन में आपको दिया। नवनीत पब्लिकेशन को कुछ भी मालूम नहीं था कि आप एक्सपोर्ट करने वाले या लोकल सेल करने वाले। नवनीत ने आपको लोकल सेल का जीएसटी लगा के आपको क्या दिया? कोटेशन दिया। फिर आप उनको अप्रोच हो गए और बोले कि हमें तो एक्सपोर्ट करना है भाई, एक्सपोर्ट करना है, तो ये आपने आईजीएसटी क्यों लगाया है? तो नवनीत पब्लिकेशन वाले जो सेल्स डिपार्टमेंट में है वो समझ गए कि आपको एक्सपोर्ट करना है। अगर एक्सपोर्ट करना है तो टैक्स तो लगना ही नहीं चाहिए दोस्तों। आप सही ढंग से सोच रहे दोस्तों, कितने इंटेलिजेंट है हो आप, कितने क्लेवर हो आप दोस्तों। कौन बोलता है कि आप एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर नहीं बन सकते? आप जरूर एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब क्या है कि कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है, कौन सी ऐसी प्लान है, कौन सी ऐसी सिस्टम है कि जिसमें हमें टैक्स जो है माफ हो जाए। दोस्तों, ये गवर्नमेंट ने ना कुछ तो सोचा ही है ना कि अगर टैक्स बैठता है तो उसको माफ करना है, या फिर टैक्स अगर बैठता है तो उसका क्या देना है? क्रेडिट। तो जीएसटी अगर आपको लेवी हो रहा है तो उसका क्रेडिट देने की फैसिलिटी आईजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट में है दोस्तों। अगर आपको फुल्ली जीरो ड्यूटी पे या फिर 1% कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी पे एक्सपोर्ट करना है,
तो और एक स्कीम है, उसका नाम है एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड। एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड, तो मर्चेंट एक्सपोर्टर का आपको बॉन्ड जीएसटी अथॉरिटी के पास एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जितना भी आप टोटल ईयर में एक्सपोर्ट करने वाले होंगे उसकी वैल्यू उसमें डिक्लेयर करनी होगी, और उस पर बैठने वाला जो 18% बैठने वाला है, 28% बैठने वाला है, जो भी टैक्स बैठने वाला है उसका बॉन्ड आपको वहां पे देना पड़ेगा। दोस्तों ये हो गई बॉन्ड देने की जो भी प्रोसीजर है, ये जीएसटी के अथॉरिटी के पास कंप्लीट करनी पड़ती है। दोस्तों ये हो गई दो एस्पेक्ट की, एक टैक्स लगा के और एक बिना टैक्स लगा के। बिना टैक्स लगा के आपको 1% जो भी टैक्स लगता है कंसेशनल टैक्स, उसका भी आपको क्रेडिट मिलता है, और अगर टैक्स पूल टैक्स लगा के आपको एक्सपोर्ट करना है तो वो भी आपको क्रेडिट मिलता है। दोस्तों ये हो गई परचेस करने वाली बातें। आपने जिस समय में परचेस करना है तो उसकी वैल्यू, उसकी जो वैल्यू आपके ध्यान में तो आ गई ना दोस्तों, विदाउट टैक्स और विद टैक्स। तो विदाउट टैक्स जब आपके ध्यान में आ गई तो उसके बाद अगर आपके टर्म्स जो है दोस्तों, टर्म्स कितने तरह के रहते हैं। नॉर्मली एक्सपोर्ट में एक्स वर्क या एफओवी टर्म जो है उस पे एक्सपोर्ट किया जाता है। मेनी ऑफ द केसेस इट हैज बीन ऑब्जर्व पीपल आर एक्सपोर्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ सीआईएफ। लेकिन अगर आप डी टर्म लेते हैं तो आपको थोड़ा और स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि डी टर्म मतलब क्या, जो भी कंट्री में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां का टैक्स का, कस्टम क्लियरिंग का, जो भी इंटरनल टैक्सेस है उसका, या ट्रांसपोर्टेशन का आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तभी तो इसलिए रिस्क लेना है ना दोस्तों। अगर ये रिस्क आप लेना नहीं चाहते हैं तो एक्सवर्क पे एक्सपोर्ट कीजिए, एफओबी पे एक्सपोर्ट कीजिए, या फिर सीआईएफ पे एक्सपोर्ट कीजिए। बढ़ते हम अभी एक्सवर्क की प्राइस तो हमें पता चल गई, नवनीत पब्लिकेशन में आपको एक्सवर्क की प्राइस दी। एक्सवर्क की जब प्राइस दी तो उसके प्रीमाइसेस पे आपको कंटेनर बुलाना है, वहां पे थर्ड पार्टी एजेंसी का इंस्पेक्शन कराना है, उसके अलावा फर्मिगेशन कराना है कंटेनर का, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगेगा, उसके अलावा प्लांट एंड क्वारंटाइन का चार्ज लगेगा, उसके अलावा पैकिंग का चार्ज लगेगा, उसके अलावा लोडिंग का चार्ज लगेगा। ये सारे चार्जेस वहां लगेंगे दोस्तों नवनीत पब्लिकेशन के प्रीमाइसेस में। और इसके बाद वहां पे कंटेनर लोड होगा, स्टॉप होगा और फिर निकलेगा पोर्ट में। अगर आप मुंबई से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जेएनपीटी पोर्ट ही भेजना पड़ेगा ना दोस्तों आपको। जेएनपीटी पोर्ट पे पहुंचने के बाद बाकी सारी फॉर्मेलिटी होगी। अभी एक्सवर्क की जो है प्राइस नवीन पब्लिकेशन में आपको दी, उसके बाद अगर एक्सवर्क के प्राइसेस जो है ये सारे प्राइसेस आपको ऐड करने पड़ेंगे, एक सारे कॉस्ट आपको ऐड करने पड़ेंगी। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो है, वहाँ के जो भी डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस होंगे, या फिर उसके रिलेटेड थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, प्लांट एंड क्वारंटाइन, फर्मिगेशन, ये सारे चार्जेस आपको, पैकिंग और लोडिंग, ये सारे चार्जेस ऐड करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको क्या ऐड करना पड़ेगा दोस्तों, तो आप तो भूल ही गए दोस्तों, आपको तो प्रॉफिट के लिए आप बिजनेस कर रहे हैं ना, तो प्रॉफिट आपको तो मिलाना पड़ेगा ना उससे दोस्तों, नहीं तो आपकी प्राइस कैसी आएंगी। जब आप उसमें आपका प्रॉफिट मिलाएंगे वही तो प्राइस होती है जो कस्टमर को हम कोट करते हैं। और इसी के वजह से आप क्या हो जाते हैं, आप आगे नहीं जा सकते, आप ब्लॉक हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि आपको ये प्रोडक्ट कॉस्टिंग किस तरह से करना है। तो यहां तक हो गई एक्स वर्क पे वैल्यू कोटिंग, प्राइस कोटिंग टू द कस्टमर, और यस प्राइस एक्स वर्क बेसिस पे कैलकुलेटिंग द प्रोडक्ट कॉस्टिंग एट योर एंड, मतलब आपको कितनी लगने वाली है और कस्टमर को कितने लग रही है, ये दोनों का आइडिया तो आपको आ गया ना दोस्तों। अभी बढ़ते एफओबी पे। एफओबी मतलब क्या कि फ्री ऑन बोर्ड, मतलब बोर्ड में आपका कंटेनर रखने तक जितने भी चार्जेस आपको लगने वाली है वो आपके स्कोप में आएगा। बाकी जो स्कोप है वो कस्टमर का रहेगा। तो जैसा एक्सवर्क में कि एक्सवर्क से कस्टमर उठाएगा, तो एक्सवर्क तक आपको जो आपके स्कोप में रहेगा, जो भी कॉस्ट वगैरह जो भी है फॉर्मेलिटी, वो आपके स्कोप में रहेगा। वैसे ही एक बोर्ड पे रखने तक आपके स्कोप में रहेगा, फॉर्मेलिटी है, उसकी कॉस्ट है, ये सारी आपके स्कोप में रहेगी। उसी के लिए दोस्तों
अगर आप एक्सवर्ड से एफओबी पे एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो क्या कॉस्ट बढ़ेगा दोस्तों? कॉस्ट बढ़ेगा कौन सा? कस्टम क्लियरिंग का। सही ढंग से पकड़ा ना दोस्तों आपने। आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको कौन बोल सकता है कि आप एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर नहीं बन सकते हो? जरूर बन सकते हो दोस्तों। और आपको सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनाने के लिए तो हम यहाँ पे बैठे हैं ना दोस्तों। तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो हम आपको सही ढंग से गाइड करेंगे दोस्तों। चलो बढ़ते हैं कि कौन सी कॉस्ट लगने वाली है। कस्टम क्लियरेंस कॉस्ट मतलब कस्टम के जो प्रोसीजर है क्लियरिंग करके एक्सपोर्ट के हब में डालने की, पोर्ट के अंदर डालने की, उसको बोलते हैं कस्टम क्लियरिंग प्रोसेस। तो कस्टम क्लियरिंग चार्जेस आपको लग गए दोस्तों। उसके बाद लग गए पोर्ट के अंदर वाले चार्जेस दोस्तों। पोर्ट के अंदर लोडिंग अनलोडिंग डॉक्यूमेंटेशन जो भी है वहां के चार्जेस आपको लग गए दोस्तों। तो इंटरनल हैंडलिंग चार्जेस ये पोर्ट के ये लग गए दोस्तों। अगर आप केयर नहीं लेते हैं, अगर आप जो टाइम है राउंड साइकिल का उसमें आप कंटेनर अगर पोर्ट में नहीं डालते हो या आपके पास लेट से पहुंचता है तो आपको डैमरेज चार्जेस और डिटेंशन चार्जेस तो लगने ही वाले हैं ना दोस्तों। अगर वो नहीं लगने हैं तो केयर लेना पड़ेगा, अगर लगे तो कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा और तभी तो आपकी कॉस्टिंग बनेगी दोस्तों। अगर नहीं तो फिर आपका यहीं पे तो लॉस हो गया। एक्सपोर्ट करने के पहले क्या एक्सपोर्ट कर पाएंगे? इसीलिए आपको अगर एक्सपोर्ट करना है तो ये भी आपको कॉस्ट ध्यान में लेनी पड़ेगी और कॉस्ट लगानी पड़ेगी। तो एफओबी में जो भी है लोडिंग तक के चार्जेस जो है आपको कैलकुलेट करके ऐड करने हैं और वो हो गए एफओबी कॉस्ट। अभी एफओबी कॉस्ट आपको मालूम हो गई, उसके बाद आपको क्या ऐड करना है? भूल गए? इमीडिएट भूल गए दोस्तों। पहले तो मैं बताया ना एक्सवर्ड के समय में कि आपको प्रॉफिट ऐड करना है। अगर आप प्रॉफिट ही नहीं ऐड करेंगे तो बिजनेस क्या करेंगे? प्रॉफिटेबिलिटी आपको ऐड करनी है। उसके बाद वो जो प्राइस आएगी वो कस्टमर को एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट करके कोट करनी है। ये हो गई दोस्तों दोनों कैलकुलेशन। एक एक्सवर्ड की प्राइस, एक्सवर्ड की कॉस्ट, दूसरी हो गई एफओबी कॉस्ट और एफओबी वैल्यू। एफओबी कॉस्ट फॉर यू, एफओबी वैल्यू फॉर कस्टमर। एक्सवर्ड प्राइस फॉर कस्टमर, एक्सवर्ड कॉस्ट फॉर यू। तो दोनों कॉस्ट और वैल्यू के डिफरेंस जो है उसके अंदर आपका प्रॉफिटेबिलिटी आता है दोस्तों। ध्यान रखिए ये चीज आपको बहुत रेयरली कोई बताएगा दोस्तों, और हम बता रहे तो उसका नोट डाउन भी आपको करना है। आपको एक नोटबुक में लिखना है ताकि बार बार ये आपको चीज याद रहे कि किस तरह से कैलकुलेशन करना है। नो डाउट हम आपके लिए सपोर्ट है। आपके लिए जो भी आपको इसका रिलेटेड आपको क्वेरी है आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको हम फिजिकली भी सपोर्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई दोस्तों प्रोडक्ट कॉस्टिंग के लिए रिलेटेड सारी बातें। अगर आपके ध्यान में इस प्रोडक्ट कॉस्टिंग के रिलेटेड सारी बातें आ गई होगी दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए कि यस हम सब समझ गए। और कितने सिंपल वे से समझा दिया दोस्तों। ये वे जो है हमने आज एडॉप्ट किया है ये वेरी सिंपल है। अगर आपके ध्यान में इसमें अलावा भी आपको कुछ भी समझा नहीं होगा तो आप हमें लिख के भेजें कि आपको किस तरह से एक्सप्लेनेशन चाहिए ताकि आप अंडरस्टैंड करें कि प्रोडक्ट कॉस्टिंग किस तरह से किया जाता है। इसके अलावा आपको प्रोडक्ट कॉस्टिंग रिलेटेड रियली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स या फिर आपको एक कैलकुलेशन शीट चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों। उससे आपको आइडिया 100% आ जाएगी।